डीडी न्यूज पॉडकास्ट अतुल शाह के साथ आवाज देश की। म्यूनिक ओलंपिक के हत्याकांड की पूरी कहानी। इस साल 26 जुलाई से फ्रांस की राजधानी पेरिस में समर ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो रही है। इसमें 10,500 एथलीट तकरीबन 329 कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेंगे। Lane 2, Watters in lane 3, lane 4, Uko, the Commonwealth champion from Kenya, lane 5. 1972 में जर्मनी के म्यूनिक में जहां एक और समर ओलंपिक चल रहे थे, वहीं दूसरी ओर म्यूनिक के ही एक रेस्तरां में ब्लैक सितंबर के चरमपंथियों को यह बताया जा रहा था कि उन्हें उस रात म्यूनिक के ओलंपिक विलेज में क्या करना है। सभी चरमपंथियों से उनके पासपोर्ट ले लिए गए ताकि इस बात का कोई सुराग न मिल सके कि वे लोग कौन थे। इसके ठीक बाद वे ओलंपिक विलेज के लिए रवाना हो गए। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म वन डे इन सितंबर में दावा किया गया है कि म्यूनिक स्पोर्ट्स विलेज में सुरक्षा सही नहीं थी और एथलीट अपनी मर्जी से वहां आ जा सकते थे। यहां तक कि एथलीट सिक्योरिटी को चकमा देकर स्पोर्ट्स विलेज के चारों ओर लगी बाड़ को पार करके दूसरे देशों के कमरों तक में घुस सकते थे। जब ये चरमपंथी स्पोर्ट्स विलेज की बाड़ को पार कर रहे थे, तभी उनका सामना रात को बाहर से पार्टी करके आ रहे अमेरिकी एथलीटों से हुआ। इस बात से अनजान कि वे लोग कौन हैं, अमेरिकी एथलीटों ने उनकी बाढ़ पार करने में मदद की और दोनों ने एक दूसरे का शुक्रिया अदा किया और बाय भी बोला। पांच सितंबर को सुबह 4:30 बजे जब इजरायली एथलीट अपने कमरों में सो रहे थे, ठीक तभी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ब्लैक सितंबर गुट के 8 चरमपंथी ट्रैक सूट पहने AKM असाल्ट राइफल और टॉकरेव पिस्तौल सहित ग्रेनेड से भरे डफेल बैग लेकर म्यूनिक ओलंपिक विलेज में घुसे। एक बार अंदर जाने के बाद इन चरमपंथियों ने इस स्पोर्ट्स विलेज में इजरायली टीम द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे 2 अपार्टमेंटों में घुसने के लिए चोरी की गई चाबियों का इस्तेमाल किया। जब ये चरमपंथी दरवाजों को खोलने की कोशिश कर रहे थे, तभी इजरायली कुश्ती के रेफरी योसेफ कथफ्राइन ने चरमपंथियों के दरवाजे पर खरोंच की आवाजें सुनी, जिसे सुनकर वे एक झटके से जाग गए। जब उन्होंने दरवाजे को पास से देखने की कोशिश की, तभी दरवाजे की दूसरी तरफ उन्हें बंदूकें लिए नकाबपोश लोग दिखाई दिए। ठीक उसी समय उन्होंने हिब्रू में चिल्लाकर कहा, चेवरित इस्तातरू, यानी बचो लड़कों। उन्होंने अपने 135 किलो के भीमकाय शरीर से दरवाजे को खुलने से रोकने की कोशिश की। इस बीच एक इजरायली एथलीट तूविया सोकोलोस्की खिड़की तोड़कर भाग निकलने में सफल रहे। इसके बाद चरमपंथी कमरे में घुस आए और उन्होंने योसेफ गन्फ्रायंत को गोली मारी और थोड़ी देर में सभी इजरायली एथलीटों को काबू कर लिया। जब चरमपंथियों का नेता ईसा दूसरे बेडरूम में घुसा तो उसका सामना इजरायली रेसलिंग कोच मोशे वेनबर्ग से हुआ। मोशे वेनबर्ग ने फल काटने वाले चाकू से उस पर हमला किया। ईसा जमीन पर गिरा, लेकिन उसके पीछे खड़े चरमपंथी ने वेनबर्ग के सिर पर गोली चला दी। सभी को कंट्रोल कर लेने के बाद इन चरमपंथियों ने मांग की कि इजराइल की जेल में बंद 234 फलस्तीनियों और गैर अरबों को रिहा कर दिया जाए और इसके साथ ही वेस्ट जर्मन पेनिनसुला सिस्टम द्वारा पकड़े गए 2 वेस्टर्न जर्मन विद्रोहियों एड्रियास बॉर्डर और उल्रिके मिनहोफ की रिहाई भी की जाए। इस बीच ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई और तमाम न्यूज रिपोर्टर्स बिल्डिंग के आसपास फैल गए। This is an ITN news flash from the Olympic Village in Munich, where early this morning armed Palestinian guerrillas raided the sleeping quarters of the Israeli team. The gunmen shot dead 2 Israelis and are now holding 20 athletes and 6 officials as hostages.
The guerrillas are demanding the release of 250 Arabs held prisoner in Israel and have set noon as the deadline for their release. Negotiations are going on with the German government. जॉर्ज जॉनस अपनी किताब वेनेजियंस अ ट्रू स्टोरी ऑफ इजरायली काउंटर टेररिज्म टीम में लिखते हैं, जर्मनी के चांसलर विली ब्रांट ने इजराइल की तत्कालीन प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर को फोन किया, लेकिन उसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। इन मामलों में इजराइल की पॉलिसी साफ थी, हमलों में किसी डिमांड को कभी एक्सेप्ट नहीं करना। इजराइल ने किसी भी हालत में आतंकवादियों के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इजरायली सरकार के अनुसार ऐसी बातचीत से आने वाले समय में हमलों को और ज़्यादा बढ़ावा मिलता। इजराइल ने इस बीच अपनी स्पेशल फोर्स को ओलंपिक विलेज में उतारने की परमिशन मांगी, जिसे जर्मनी ने इनकार कर दिया। जर्मनों ने इन चरमपंथियों को एथलीटों की रिहाई के लिए ढेरों रुपयों की पेशकश की, लेकिन इन अपहरणकर्ताओं ने इस प्रस्ताव को नहीं माना। इस बीच जर्मन सरकार फलस्तीनी चरमपंथियों और बंधक इजरायली एथलीटों को इजिप्ट ले जाने के लिए अपना एक प्लेन देने को तैयार हो गई। अंदर ही अंदर ये तय हुआ कि जब ये लोग हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाले होंगे, तभी जर्मन कमांडो इन पर हमला कर बंधकों को छुड़ाने का प्रयास करेंगे। रात 10 बजे बसों से बंधक और अपहरणकर्ता पास ही में स्थित हेलीकॉप्टरों तक पहुंचे। ये हेलीकॉप्टर्स इन सभी को हवाई अड्डे तक ले जाने के लिए यहां आए थे, जहां 5 जर्मन पुलिसकर्मियों को स्नाइपर के तौर पर तैनात किया गया था। हालांकि उनमें से किसी के पास कोई स्पेशल स्नाइपर ट्रेनिंग नहीं थी और ना ही उनके पास कोई स्पेशल वेपन ही थे। इजरायली मोसाद के चीफ जवी जमीर और जमीर के सीनियर असिस्टेंट में से एक विक्टर कोहिन भी घटना स्थल पर मौजूद थे। वन डे इन सितंबर के लेखक साइमन रीव आगे लिखते हैं, जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड करने लगे, चीजें खराब होती चली गईं। जब ये हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए ऊपर चक्कर लगा रहे थे, ठीक इसी बीच इजिप्ट की राजधानी काहिरा जाने के लिए तैयार 727 बोइंग प्लेन में तैनात 17 जर्मन सैनिक प्लेन से बाहर निकल आए। उन्हें लगा कि वहां उनके लिए बहुत खतरा है। इसका नतीजा ये हुआ कि हथियारों से लैस 8 फिलिस्तीनी चरमपंथियों से निपटने के लिए सिर्फ 5 जर्मन स्नाइपर ही बचे रह गए। जैसे ही हेलीकॉप्टर उतरा, 2 छापामार उतरकर उस प्लेन पर चढ़ गए जो उन्हें काहिरा ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। उस जहाज में उन्हें कोई नहीं मिला, ना तो उसमें कोई पायलट था और ना ही कोई दूसरा विमानकर्मी। उन्हें उसी समय पता चल गया कि उनके लिए जाल बिछा दिया गया है। वो फौरन जहाज से उतरे और वापस अपने हेलीकॉप्टर्स की तरफ बढ़ने लगे। उसी समय जर्मन मार्क्समैन ने गोली चला दी। इस बीच जर्मन निशानेबाजों का निशाना चूक गया। एक चरमपंथी के पैर में गोली लगी और ठीक तभी एक जर्मन पुलिस अफसर के सिर में गोली लगी और उसकी तुरंत मौत हो गई। साइमन रीव लिखते हैं, फायरिंग शुरू होने के काफी देर बाद हेलीकॉप्टर्स की तरफ बख्तरबंद गाड़ियां भेजी गईं। चरमपंथियों को लगा कि अब उनका अंतिम समय आ गया है और उनके पास उन बंधकों को खत्म करने का आखिरी मौका बचा है। उन्होंने अपनी बंदूकों की नाल हेलीकॉप्टर्स के पीछे बैठे हुए इजरायली बंधकों की तरफ घुमा दी। एक दूसरे चरमपंथी ने दूसरे हेलीकॉप्टर के अंदर एक ग्रेनेड फेंक दिया, जिसमें आग लग गई। उसी समय सारे 9 इजरायली बंधकों की मौत हो गई। उस समय वहां सैकड़ों जर्मन सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, लेकिन वो एक भी इजरायली बंधक को नहीं बचा सके। 6 सितंबर को लगभग 1:30 पर लड़ाई खत्म हो गई। 5 चरमपंथी मारे गए, 3 को जिंदा पकड़ा गया और एक जर्मन सैनिक की मौके पर मौत हो गई। तभी पता नहीं कहां से दुनिया भर में पब्लिश प्रारंभिक समाचार रिपोर्टों में ये मिस इन्फॉर्मेशन फैल गई कि ऑपरेशन सफल रहा है और सभी बंधक बचा लिए गए हैं। साथ ही खबर ये भी थी कि अपहरणकर्ताओं को भी मार दिया गया है। बाद में जब सही जानकारी सामने आई
तो सभी का दिल बुरी तरह टूट गया और हर तरफ एक शोक की लहर चल पड़ी। There at the Fürstenfeldbruck Air Base, they had their gun battle. The 9 hostages died, along with a policeman and 5 guerrillas. But there were too few police marksmen. 5 there to deal with 8 guerrillas, and they'd expected 4. The lack of success with the first surprise shots when only 2 Arabs were hit probably ensured the death of the hostages. जर्मन अभियान की बहुत आलोचना हुई और इस असफल अभियान को लेकर जर्मन सुरक्षा और सरकार के कार्यों की कई सारी गलतियां सामने आई। इस तरह की घटनाएं अभी कहां रुकने वाली थीं। 20 अक्टूबर 1972 रविवार को लफ्थांसा फ्लाइट 615 का अपहरण कर लिया गया और धमकी दी गई कि अगर म्यूनिख हमलावरों को नहीं छोड़ा गया तो उस फ्लाइट को उड़ा दिया जाएगा। जिसके बाद जर्मन जेलों में बंद अपहरणकर्ताओं को छोड़ दिया गया। इजरायली डिफेंस कमेटी ने म्यूनिख मैसेकर के लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाने और उन्हें मारने के लिए मोसाद को सीक्रेट तौर पर एक अभियान चलाने का काम सौंपा। इसके लिए मोसाद ने यूरोप में एजेंसी के स्टेशनों की हेल्प से इन अपहरणकर्ताओं का पता लगाने और उन्हें मारने के लिए कई स्पेशल टीमें बनाई और ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड चलाया। साइमन रेव लिखते हैं, इजरायली कार्यवाही 20 वर्षों से भी अधिक समय तक जारी रही। उन्होंने 1992 में पेरिस में पीएलओ के खुफिया प्रमुख अटेफ बसीसो की हत्या का विवरण दिया और कहा कि इजरायली जनरल ने पुष्टि की है कि इसका संबंध म्यूनिख से था। जीवित बचे 3 बंदूकधारियों में से 2 मोहम्मद सफादी और अदनान अल गाशे को ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड के हिस्से के रूप में मोसाद द्वारा मार दिया गया। तीसरा जीवित बंदूकधारी जमाल अलगाशी 1999 तक भी जीवित था, जो उत्तरी अफ्रीका या सीरिया में कहीं छिपा हुआ था। वो दावा करता था कि उसे अभी भी इजराइल के बदले का डर है। उसने 1992 में एक फिलिस्तीनी अखबार को एक इंटरव्यू दिया और 1999 में फिल्म वन डे इन सितंबर के लिए एक इंटरव्यू में भाग लेने के लिए कुछ समय के लिए छिपकर बाहर तक आया। Did you expect to be freed so soon? Of course, because I trust my friends and I was very sure that I will go free one day. आज भी वो अफ्रीका के किसी देश में गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। इस तरह ओलंपिक की ये घटना आज तक पूरी दुनिया में याद की जाती है। इस घटना के बाद ओलंपिक सुरक्षा और उससे जुड़ी कई प्रणालियों में बदलाव किया गया और इस तरह का हादसा फिर कभी ना हो, इसके लिए नई तरह की गाइडलाइंस भी जारी की गई। अतुल शाह, डीडी न्यूज़।